सॉरी, आज हम लोगों ने बातचीत का फेसबुक लाइव में विषय रखा है स्त्री चेतना, स्त्री साहित्य और स्त्रीवाद। और इस विषय को रखते समय कई चीज़ें जहन में थी मेरे। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जिसे कि हम लोग अभी फेस कर रहे हैं पिछले कई साल से, जिस राजनीतिक यथार्थ को हम लोग फेस कर रहे हैं, सबसे पहले उससे जुड़ी हुई दो एक बातें कहनी बहुत जरूरी हैं। मसलन ये जो स्त्री साहित्य है और स्त्री साहित्य पर जो लोग काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसका जो मूल्यांकन करते हैं, उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए कि फासिज्म को वे कौन से एलिमेंट हैं जो कि मदद पहुंचाते हैं। इस प्रसंग में मुझे वर्जीनिया वुल्फ का एक लेख जो उन्होंने संडे लंदन टाइम्स में 13 सितंबर 1936 को लिखा था, उसका शीर्षक दिया था उन्होंने प्राइज फॉर वुमेन। इस लेख में वर्जीनिया वुल्फ ने हिटलर की जो नीति थी और उस नीति को लागू करने में जो नाजी वुमेन लीग, जो हिटलर का स्त्रियों का संगठन था, उस नाजी वुमेन लीग की स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे फासिज्म सामान्य जनता में अपनी जड़ें फैलाने में सफल रहा। यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो फासिज्म का अध्ययन करना चाहते हैं। संयोग की बात है कि हिंदुस्तान के लोगों ने कभी वर्जीनिया वुल्फ के इस पहलू को बहस के लायक ही नहीं समझा। फासिज्म पर बहुत सारी बातें हुई हैं, हिटलर पर, मुसोलिनी पर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ जो कि फेमिनिस्ट आंदोलन की बहुत बड़ी सिद्धांतकार थी, आलोचका थी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया जो कि हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। उसमें ये जो निबंध है प्राइज फॉर वुमेन, ये निबंध माइलस्टोन निबंध है। ये निबंध इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि ये साहित्य के और पुंजवाद के रिलेशन को भी अपने तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश करता है। हमारे यहां तो वास्तविकता यह है कि पितृसत्ता या पुंजवाद की विचारधारा को लेकर कोई बहस ही नहीं है। न वामपंथियों में कोई बहस है, न दक्षिणपंथियों में कोई बहस है, न समाजवादियों में कोई बहस है। वर्जीनिया वुल्फ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो ये कि ये जो स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं, यानी हमें ये चीज खोजनी चाहिए ना कि आखिर वह कौन सी चीज है जो कि नरेंद्र मोदी को इतना ताकतवर बनाती, किस्म की असफलताओं के बावजूद भी इतने ताकतवर अभी भी हैं कि जनता में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जनाधार है। इसकी खोज की जानी चाहिए। और वर्जीनिया वुल्फ का यह लेख एक ऐसे पहलू की तरफ ध्यान खींचता है जिस पर कि कभी ध्यान नहीं गया। हिंदी आलोचना तो खैर छोड़ दीजिए, अंग्रेजी की आलोचना का भी ध्यान नहीं गया, जो बहुत पावरफुल लोग माने जाते हैं हिंदुस्तान में, जो फेमिनिस्ट माने जाते हैं, उनका भी कभी ध्यान नहीं गया इस पर।
जो सोशल हिस्टोरियन है उनका भी ध्यान नहीं गया कभी इस बात पर। तो वर्जीनिया वुल्फ ने प्राइज फॉर वुमेन नामक जो निबंध जो 1936 में लिखा, उस निबंध में स्त्री पुरुष संबंधों में व्याप्त जो पुंसवाद है, उस पुंसवाद को या पितृसत्तात्मक जो संबंध है उसकी व्याख्या करते हुए फासिज्म के चरित्र की खोज की और उसका विश्लेषण किया। और उसमें उन्होंने पहली चीज जो रेखांकित की वो ये कि समाज में जो स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध है, अगर वे पुंसवादी संबंध हैं जैसे कि हैं, तो उसकी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है फासिज्म। जो लोगों को लगता हो कि नहीं फासिज्म तो कोई बहुत बाहर से आई हुई चीज है, दंगे से आई हुई चीज नहीं है। आप दंगे से इतना बड़ा जो है ना आइकॉन पैदा नहीं कर सकते। तो स्त्री पुरुष संबंधों के बीच में व्याप्त जो पुंसवाद है, पितृसत्तात्मक संबंध है और पितृसत्ता है समाज में, वह पितृसत्ता की राजनीतिक अभिव्यक्ति है फासिज्म। और इस फासिज्म की व्याख्या के लिए मजेदार बात यह, वर्जीनिया वुल्फ ने जर्मनी का उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण दिया इंग्लैंड का। जिस समय हिटलर का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, उस समय इंग्लैंड में मध्य वर्ग के लोग, सामान्य लोग कैसे हिटलर से प्रभावित थे। इंग्लैंड एक उस समय लोकतांत्रिक देश था और यह चिंता की चीज थी कि कैसे इंग्लैंड में फासिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं फासिज्म का प्रचार प्रसार तो उन्हीं नीतियों के जरिए हो सकता है, जो कि हम लोग भी कहते रहे, एक पॉपुलर समझ हुआ है, मैंने भी इस बात को रखा है कि नव्य आर्थिक उदारीकरण उसका एक डायमेंशन है, लेकिन इससे भी बड़ा डायमेंशन जो कि सामाजिक आधार जिसने दिया है, जिसकी तरफ फेमिनिस्ट वर्जीनिया वुल्फ इशारा करती हैं, वो है पितृसत्तात्मक संबंध और पितृसत्ता की विचारधारा। और पितृसत्तात्मक संबंधों की खूबी क्या है? क्यों हम फेमिनिज्म की बात करना चाहते हैं, वो भी कोरोना पीरियड में। मैं कोरोना पीरियड में अगर बात कर रहा हूं तो कोरोना और कोरोना के साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स ये मेरे दिमाग में है, वो मेरे कभी किसी व्याख्यान से गायब नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि मेरी आदत नहीं है संदर्भहीन बातें करने की। तो आज जब मैं स्त्री साहित्य के बारे में, स्त्री चेतना के बारे में फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूं, तो इसमें भी मेरे केंद्र में वर्जीनिया वुल्फ है और वर्जीनिया वुल्फ का वह महत्वपूर्ण लेख प्राइज फॉर वुमेन, जिसमें कि हिटलर की जो नाजी वुमेन लीग के चरित्र को खोजने की कोशिश की गई है कि आखिर हिटलर की विचारधारा ने इंग्लैंड जैसे लोकतांत्रिक देश को कैसे प्रभावित किया। और उसका एक बहुत बड़ा आधार जो खोज कर उन्होंने दिया, जिस पर कि सोचने की जरूरत है, वो ये कि स्त्री पुरुष संबंधों में जो पितृसत्तात्मक जो संबंध है, पितृसत्तात्मक संबंधों को आधार बनाकर फासिज्म अपना सामाजिक आधार बढ़ाता है, वर्चस्व स्थापित करता है। और जो पितृसत्तात्मक संबंध होते हैं, उन पितृसत्तात्मक संबंधों की खूबी है कि स्त्री
को वे हर स्तर पर अधिकारहीन बनाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में आया और उसका जो असर था, और आप अपने यहां भी असर देखिए। आप ये सोचिए, यहां से सोचिए, आप कुछ देर के लिए भूल जाइए ये मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सब भूल जाइए। आप ये मान के चलिए कि देश बहुत विकास कर रहा है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, बहुत डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। सवाल यह है कि पिछले 6 वर्ष में स्त्री अधिकारहीन बनी है या अधिकार उसके बढ़े हैं? सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक औरतों की नौकरियां कम हुई हैं या बढ़ी हैं? अगर नौकरियां कम हुई हैं, सबकी कम हुई हैं, अब तो सबकी कोरोना की वजह से सबकी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोरोना के पहले बड़े स्केल पर स्त्री की अधिकारहीनता बढ़ी और स्त्री के खिलाफ में तरह तरह के आदेश जारी किए गए। मैं फिलहाल उसकी लिस्ट नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मैं किसी और दिन उसकी बात करूंगा कि कितने वो आदेश आए। लेकिन जो बेसिक चीज वो ये कि स्त्री की अधिकारहीनता परिवार से लेकर समाज तक ज्यादा विस्तारित हुई और फैली। आज समाज में स्त्रियां पहले की तुलना में पिछले 6 वर्षों में परिवार से लेकर समाज तक सबसे ज्यादा अधिकारहीन हुई हैं। और इस पर वर्जीनिया वुल्फ ने जिस पहलू पर ध्यान खींचा है वो सोचने लायक पहलू है। उसने नाजी वुमेन लीग के चरित्र को विश्लेषित करने के लिए यूनिट बनाया है। उसने फैमिली को, परिवार को, परिवार कैसे फासिज्म के लिए सामाजिक आधार तैयार करता है, इस चीज की उसने खोज की है। तो क्या हम लोग ये डिस्कस करने के लिए तैयार हैं कि हिंदुस्तान का परिवार कैसा है? चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो, परिवार की प्रकृति क्या है? पिछले 70 साल के लोकतंत्र में, जिसमें कि कहा गया लोकतंत्र ने बड़े अधिकार दिए, हम लोग विचार करके देखें कि क्या लोकतंत्र ने इतने अधिकार दिए कि स्त्रियां ताकतवर बनी? विमेंस रिजर्वेशन मिला है पंचायतों में, लेकिन क्या स्त्री उससे ताकतवर बनी? सर्वसत्तावादी ताकतों की, अधिनायकवादी ताकतों की, फासिस्ट ताकतों की राजनीति के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका अगर वैचारिक तौर पर किसी एक बड़े तत्व ने अदा की है तो वह हमारे परिवार की संरचना ने अदा की है। और परिवार की संरचना कैसी है? वह पितृसत्तात्मक है। इसमें स्त्री अधिकारहीन है। आपने लोकतंत्र में चाहे जितने अधिकार दिए हों, हम लोग सब जानते हैं कि संसद से लेकर नीचे तक स्त्री कैसे अधिकारहीन क्रमशः बनाई गई, उसकी सीटें घटी, उसकी शक्ति घटी। तो वर्जीनिया वुल्फ की बात मुझे एक हद तक महत्वपूर्ण लगती है कि फासिज्म पर विचार करते समय, फासिज्म के प्रस्ताव
प्रसार पर विचार करते समय अमीरों से लेकर गरीबों तक के परिवार की संरचना पर विचार कीजिए, क्योंकि अभी यूनिफॉर्मली, यानी ऐसा नहीं कि अदानी की पत्नी या अंबानी की पत्नी ही मोदी जी पर फिदा है, एक सामान्य झोपड़पट्टी में रहने वाली औरत भी फिदा है, वह भी मोदी की फैन है, चाहे उसकी झोपड़ी तूफान में उड़ गई हो। ये जो आकर्षण है और ये जो भरोसा है कि हम आएंगे और जीतेंगे, ये अचानक नहीं है, क्योंकि उसकी जो जमीन है, राजनीति की जो जमीन है, वो जमीन कौन सी है? वो जमीन वह नहीं है राम मंदिर, वो जमीन वह नहीं है सांप्रदायिक दंगे। फासिज्म की सबसे उर्वर जमीन है हमारा परिवार और हमारे परिवार का ढांचा और उसका पितृसत्तात्मक चरित्र। और इस पितृसत्तात्मक चरित्र की सबसे कमजोर कड़ी है स्त्री और उसकी अधिकारहीन अवस्था। अब आप यहां से देखिए कि आपके यहां परिवार में औरत कैसी है, औरत के संबंध कैसे हैं, औरत को परिवार कैसे देखता है, यह समाज कैसे देखता है। हमारे यहां कौन सी औरत अच्छी मानी जाती है? सबसे अच्छी औरत वह है जो कि अच्छी हाउसवाइफ हो, घरेलू। मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं, स्त्री, आदर्श स्त्री कौन सी है? तो आदर्श स्त्री के तौर पर जिस चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है, हर स्त्री के बारे में जो इमेज जो प्रोजेक्ट की गई है, सबसे अच्छी स्त्री वह है जो कि घरेलू हो, गृह कार्य में दक्ष हो, बच्चे पैदा करे, पति की सेवा करे, समाज का विकास करे। और अगर वह स्त्री घर की चौहद्दी से बाहर चली जाए और नौकरी करती हो, तो उसका पूरा का पूरा मूल्य और संस्कृति का ढांचा पुंजवादी हो। सबसे अच्छी स्त्री कौन सी लगती है? वह स्त्री अच्छी लगती है जो कि अधिकारहीन हो। और ये जो घरेलू औरत है, इसकी जो अधिकारहीनता है, ये सबसे ज्यादा अपील करती है। और ये वह जगह है जहां से कि फासिज्म अपने सामाजिक आधार का, राजनीतिक आधार का विस्तार करता है। फासिज्म इस बात पर तो जोर देता है कि थोड़ा बहुत स्त्री को आत्मनिर्भर होना चाहिए तुलनात्मक तौर पर, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि स्त्री पितृसत्ता से और पितृसत्ता की विचारधारा को न माने। तो चैलेंज कहां है? सांप्रदायिकता की राजनीति में चैलेंज है या पुंजवादी राजनीति में चैलेंज है? किसे चुनौती माने हम? या दोनों ही चुनौती हैं? वर्जीनिया वुल्फ की दृष्टि से जो मुझे सही लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती आज भी हमारे लिए और फासिस्ट राजनीति को परास्त करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पितृसत्तात्मक व्यवस्था और उसकी विचारधारा और स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त पुंजवादी दृष्टिकोण। इस पुंजवादी दृष्टिकोण यानी मतलब नरेंद्र मोदी की ब्यूटी क्या है? नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि वो बहुत आइडियल मैन, आदर्श मर्द। अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न मेरी तरफ से है
चूंकि वर्जीनिया वुल्फ ने यह सवाल उठाया है तो हिंदुस्तान के संदर्भ में यह सवाल हम उठा के देखें। 70 साल के विकास, लोकतांत्रिक विकास के बावजूद परिवार राजनीति में, संस्कृति में, साहित्य में आलोचनाई केंद्र में क्यों नहीं आया? सबसे ज्यादा हमला किया है परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन पर एक वाक्य नहीं बोला। अगर आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी अपने 2 बार के इलेक्शन में फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन के चरित्र पर हमला बोलते तो कितना हंगामा मचता। लोकतंत्र का विकास हुआ, प्रधानमंत्री आए और गए, सरकारें आई और गईं, लेकिन परिवार के चरित्र पर, परिवार की राजनीति पर, परिवार में व्याप्त पुंजवाद पर कोई बहस राजनीति में नहीं हुई। न वामपंथी राजनीति में हुई, न दक्षिणपंथी में हुई, न उदारपंथियों के यहां हुई। और साहित्य तो खैर महान है, और जो साहित्यकार हैं और जो पत्रकार हैं वो और भी महान हैं। परिवार और परिवार का चरित्र, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के विकास के बाद सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो परिवार है। सबसे गहरे सवाल अगर कहीं उठ रहे हैं तो परिवार में उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़क संबंध कहीं विकसित हुए हैं तो स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच में विकसित हुए हैं। और ये सारे के सारे एरिया, और खासतौर परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन, उस पर बहस क्यों नहीं है? क्या वजह है कि हमारे यहां संस्कृति के प्रश्न तो डिस्कस किए जाएंगे, राजनीति के प्रश्न भी डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन परिवार के प्रश्न और परिवार का राजनीति एजेंडे से गायब होना, जबकि परिवारवाद पर हमला हो रहा है, वंशवाद पर हमला हो रहा है। यूपी में आए तो परिवारवाद पर हमला, दिल्ली में आए तो परिवारवाद पर हमला, साउथ में गए तो परिवारवाद पर हमला, तमिलनाडु में भी परिवारवाद पर हमला, क्योंकि स्टालिन को चुनौती देनी है तो परिवारवाद पर हमला करो। सोनिया गांधी को चुनौती देनी है, राहुल गांधी को चुनौती देनी है, कांग्रेस को चुनौती देनी है, परिवारवाद पर हमला करो। अखिलेश को चुनौती देनी है, परिवारवाद पर हमला करो। लालू यादव को चुनौती देनी है, परिवारवाद पर हमला करो। यानी परिवारवाद पर तो हमले हो रहे हैं, लेकिन परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन की आलोचना नहीं हो रही है, उसके प्रश्न गायब हैं। संकट कहां है? ये चंद राजनीतिक परिवारों के अंदर संकट है, या परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन के अंदर ही संकट है सारा का सारा, जिससे पूरा का पूरा समाज एकदम प्रभावित है? एक चीज और मैं लगे तो मेंशन करना चाहता हूं उसे, कि जो लोग परिवारवाद पर इतना हमला किए, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और दूसरे लोग, उनसे पूछा तो जा सकता है ना कि अदानी की संपत्ति किसके पास जाएगी, अंबानी की संपत्ति किसके पास जाएगी? तो क्या पूंजीपति वर्ग के यहां जो परिवारवाद है, क्या उसके बारे में कभी उन्होंने मुंह खोला, कभी उसकी आलोचना की? जी नहीं, हिम्मत नहीं है। परिवारवाद तो पूंजीपति वर्ग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पूंजीपति अपनी संपत्ति अपनी औलाद को ही देके जाते हैं। और पूंजीपति वर्ग में परिवारवाद सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। तो पूंजीपति वर्ग का परिवारवाद आपकी चुनौती के केंद्र में नहीं है। चंद राजनीतिक परिवार हैं, उनका परिवारवाद आपकी चुनौती के केंद्र में होता है, जबकि समस्या इससे भी ज्यादा गहरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं
पूंजीपति वर्ग के परिवारवाद और राजनीतिक परिवारों में जो परिवारवाद है, इससे भी बड़ी गहरी समस्या है जो समाज में परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के तौर पर, उसमें जो संकट है, उसके जो सवाल हैं। हमारे यहां जो परिवार की शक्ल बनाई गई है, परिवार की पूरी इमेज बनाई गई है, परिवार एकदम पवित्र चीज बनाया गया है और इस परिवार को हम कभी भी टच करने के लिए तैयार नहीं है, आलोचनात्मक ढंग से खोलने के लिए तैयार नहीं है। साहित्य में भी चर्चा नहीं है। हिंदी में जो स्त्री साहित्य लिख रहे हैं उनके अंदर भी परिवार को लेकर मूल्यांकन नहीं है। परिवार में जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक संबंध है, उसका मूल्यांकन एक सिरे से गायब है। हमारे यहां जो लेखिकाएं हैं, अधिकतर लेखिकाएं स्त्री के अस्तित्व के सवाल पर तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक विचारधारा या पुंसवादी विचारधारा के समग्र चरित्र से जुड़ा हुआ जो परिवार का चरित्र है, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से कि बात शुरू करनी चाहिए वो ये कि परिवार और खासतौर पुंसवादी परिवार को व्याख्यायित किए बिना, तोड़े बिना, आइडियोलॉजिकली इसे क्वेश्चन किए बिना क्या लोकतंत्र का विकास संभव है? वो संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, लेकिन परिवार का जो चरित्र है वो पुंसवादी है। स्त्री पुरुष के जो संबंध है वो पुंसवादी है। इसमें स्त्री अधिकारहीन है या माताहत है। क्या हम इस स्थिति को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं? नहीं। और तो और हिंदी साहित्य में जो लोग हैं ना, जो लिटरेचर पढ़ाते हैं और लिटरेचर की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत महत्वपूर्ण था, राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में राष्ट्रवादी जो लेखक हुआ करते थे, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और तमाम लोग थे, उस जमाने में ही जिस समय राष्ट्रवादी धारा साहित्य में आई, उस धारा के पैरेलल, उसमें मैथिली शरण गुप्त भी थे, उसमें उस धारा के पैरेलल ही हिंदी साहित्य में छायावाद का आंदोलन भी आया। और छायावाद के आंदोलन में भी 4 बड़े नामी लेखक थे। मुझे याद पड़ रहा है कि उस समय के पूरे परिदृश्य को लेकर, यानी छायावाद के और राष्ट्रवादी कवियों के परिदृश्य को लेकर, उनकी कविताओं को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रशंसा में और आलोचना में जो मुक्तिबोध ने निबंध लिखा, उस निबंध में मुक्तिबोध ने एक बहुत मार्के की बात कही थी जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। उसने कहा कि हमारे यहां जो छायावादी कवि हैं वो तो परिवार को डिस्कस ही नहीं करते, वहां परिवार आता ही नहीं है। छायावादी कवियों के यहां परिवार का कोई चित्रण ही नहीं मिलता, और न वह चित्रण राष्ट्रवादी कवियों के यहां मिलता है, एकमात्र सुभद्रा जी के यहां मिलता है। तो फासिज्म की आइडियोलॉजी और फासिज्म के अगर सामाजिक आधार को आप चुनौती देना चाहते हैं, तो पितृसत्तात्मक विचारधारा का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन, और परिवार में स्त्री पुरुष के संबंधों में जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक संबंध है, उन पितृसत्तात्मक संबंधों को हम चुनौती क्यों नहीं देते, उसको डिस्कस क्यों नहीं करते? क्या हमने परिवार को बदला? क्या 70 साल में, पिछले 70 साल में परिवार को लेकर कोई बहस जनरेट की गई कि परिवार एज ए इंस्टीट्यूशन का चरित्र क्या होना चाहिए? न स्त्रीवादियों ने की, न उदारवादियों ने की, न सोशलिस्टों ने की, न कम्युनिस्टों ने की। किसकी जिम्मेदारी है ये?
वर्जीनिया वुल्फ ने यह चीज बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित की कि इंग्लैंड में जो हिटलर की राजनीति से प्रभावित इंग्लैंड का समाज हो रहा था 1936 में, वो समाज इसलिए प्रभावित हो रहा था कि इंग्लैंड के जो लोकतांत्रिक समाज था, उसके जो परिवार थे, उस परिवार का जो चरित्र था वो पुंजवादी और पितृसत्तात्मक चरित्र था। उस पितृसत्तात्मक चरित्र को कभी लोगों ने खोलकर देखा ही नहीं कि वहां फासिज्म कैसे फ्लरिश करता है और अपना असर छोड़ता है, अपना जनाधार तैयार करता है। मुझे लगता है कि अगर हमें सचमुच में फासिज्म से लड़ना है तो हमें परिवार जैसी संस्था और उसमें जो निहित जो पितृसत्तात्मक विचारधारा है उसके पहलुओं पर बहस शुरू करनी चाहिए। और उसका सबसे पहला जो कदम वो यह है कि खुल के परिवार के बारे में बात हो, परिवार की राजनीति के बारे में बात हो, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बात हो और उनके वैचारिक चरित्र के बारे में बात हो और खुल के बात हो। एक अन्य चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के संदर्भ में, वो ये कि जब आप इस भारत के संदर्भ में इंग्लैंड में जहां वर्जीनिया वुल्फ लिख रही थी, वहां तो स्थिति यह थी कि स्त्री पुरुष के संबंध से परिवार बनता था, लेकिन हिंदुस्तान में स्त्री पुरुष के संबंध से परिवार नहीं बनता खाली, बल्कि स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में जो परिवार बनता है उसके निर्माण में तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि केंद्रीय भूमिका अदा करती हैं। वो तो एक तो वंश परंपरा, एक जाति और एक धर्म। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जो कि हिंदुस्तान के परिवार के निर्माण में केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष के संबंधों के आधार पर खाली परिवार नहीं बनता। पहले यह था एक जमाना था कि साहब पिता कांग्रेसी हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था पिता ने, तो परिवार जो है वो कांग्रेस का भक्त था। धीरे 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 बहुत दिन तक चली ये चीज, लेकिन ये चीज धीरे धीरे घटने लगी। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि जो परिवार का मुखिया है वह अगर कांग्रेस के साथ है और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है मसलन, तो जरूरी नहीं है जो परिवार के जो यंग लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, वे कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के साथ हों, बल्कि इसकी संभावनाएं ज्यादा है कि वे लोग एकदम विपरीत दिशा में हों। मैंने अपने 27 साल के अनुभव में, जो कि मैंने जमीनी स्तर का अनुभव है मेरा बंगाल का, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का अनुभव तो मेरे पास है ही, मैंने वहां वामपंथी विचारधारा में भी मैंने ये टकराहट देखी। जो यंग लड़के लड़कियां होते थे, वे यंग लड़के लड़कियां, पिता है वामपंथ के साथ हैं, मां वामपंथ के साथ है, लेकिन यंग लड़के लड़कियां वामपंथ के साथ नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं करते। तो आप जब 34 साल तक बंगाल में रह के भी परिवार के चरित्र पर, परिवार के सवाल पर बहस जनरेट नहीं कर पाए, जहां के करोड़ों लोग मेंबर हुआ करते थे, परिवार के चरित्र पर खुल के बातें नहीं हुई, बल्कि परिवार को एक घेटों की तरह इस्तेमाल किया गया और परिवार को घेटों में बदल दिया गया। हिंदी भाषी क्षेत्र में वही चीज चल रही है। धीरे 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 नए घेटो तैयार हो रहे हैं और ये सारे के सारे घेटो स्त्री के खिलाफ तैयार हो रहे हैं। तो मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि परिवार के चरित्र पर तो बात हो, लेकिन परिवार के चरित्र पर वो स्त्री पुरुष संबंधों के आधार पर हमारे यहां परिवार नहीं बनता, बल्कि परिवार के बनाने में वंश, जाति और धर्म, इन तीन चीजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इससे पहले से ही तय हो जाता है कि परिवार कैसा होगा।
जो यहाँ ये जो दो व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष, ये परिवार को नहीं बनाते, बल्कि ये जो तीन एलिमेंट हैं, ये पहले से ही परिवार के ढांचे और उसकी आइडियोलॉजी को पहले से ही तय करके हमको देते हैं, तैयार शुदा माल की तरह। और ये जो व्यक्ति हैं, यानी स्त्री पुरुष, ये दोनों सारे क्रियाकलाप, ये जो पहले से तय जो प्रवेश है, जो पहले से तय जो आधार है, उसके आधार पर ही वो सारी की सारी चीजें, अपनी सारी की सारी कार्य प्रणाली, कार्य व्यापार वो संपन्न करते हैं। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस पूरे प्रसंग में। सबसे ताकतवर स्त्री कब मानी जाती है भारतीय समाज में? परिवार में। स्त्री के ताकत होने का, स्त्री के शक्तिशाली होने का जो सबसे बड़ा आधार है, आइडियोलॉजिकल आधार है, जिसने कि पितृसत्तात्मक विचारधारा को हमारे बिल्कुल एकदम रेशे रेशे में, हमारी नसों में बिठा दिया है, हम महसूस करते हैं अंदर तक। हमारे यहां मातृत्व सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज है। और मातृत्व की प्रशंसा, मातृत्व का जो गौरव, मातृत्व का महिमामंडन इतने बड़े स्केल पर है कि आपको ये सोचने में असुविधा होती है कि मातृत्व के बाहर कैसे देखें स्त्री को। मातृत्व का महिमा मंडन स्त्री को कमजोर बनाता है या ताकतवर बनाता है? मातृत्व का जितना महिमा मंडन बढ़ेगा, आप तय मानिए स्त्री उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी। बंगाल में सबसे ज्यादा मां है। मां हर एक, मानी छोटी सी बच्ची को भी मां कह के ही बुलाते हैं वहां। बड़ी स्त्री को तो मां कहते ही हैं, लेकिन छोटी सी बच्ची से भी बात करेंगे तो मां का एक संबोधन से ही बात करेंगे। मातृत्व का जो इतना जो गौरवपूर्ण महिमा मंडन है, वो गौरवपूर्ण महिमा मंडन एकदम एक सिरे से स्त्री को अधिकारहीन बनाता है। और अब जान लीजिए, बंगाल में सबसे ज्यादा बाल विवाह आज भी होते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सारे प्रयत्न प्रभावहीन हैं हिंदुस्तान में, और बंगाल में खास तौर पे। बंगाल आज भी प्रथम स्थान रखता है किसमें? दो चीजों में, जहां मां का संबोधन कॉमन है स्त्री के लिए। एक तो बलात्कार के मामले में और एक बाल विवाह के मामले में। मैंने इधर के डाटा नहीं देखे पिछले 2-3 साल से, अपने दूसरे कामों में व्यस्त होने की वजह से, लेकिन जो 2-3 साल पहले तक की जो मेरी स्थिति थी, जानकारी है, वो ये कि भारत में बाल विवाह में जो सबसे ऊपर राज्य है उसमें बंगाल 1 पर। बलात्कार में भारत में जो सबसे राज्य ऊपर है उसमें बंगाल 1 पर। बंगाल में मातृत्व का महिमा मंडन सबसे ऊपर है और स्त्री की दुर्दशा सबसे ऊपर। स्त्री सबसे ज्यादा अधिकारहीन मिलेगी आपको वहां जहां के ये जो मातृत्व का गर्मा में महिमा मंडन मिलता है। और ये जो तमाम देश, पूरा देश जिस महिमा मंडन में डूबा हुआ है वह है देवी 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 और शक्ति। ये मातृत्व का जो महिमा मंडन है, ये शक्ति का जो महिमा मंडन है, ये महिमा मंडन उस समाज में ज्यादा पैदा हुआ, उस समाज में उसका ज्यादा विस्तार हुआ जहां पितृसत्ता का आइडियोलॉजिकल रूप ज्यादा फ्लरिश किया, फैला। तो प्रश्न यह है कि मातृत्व के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया क्या है? किसी दल की हिम्मत नहीं है जो ये कहे कि वो मातृत्व को नहीं मानेगा।
और जिस दिन आपने ये कह दिया कि आप मातृत्व को मानेंगे, आपने अपने को सरेंडर कर दिया पितृसत्तात्मक विचारधारा के सामने। मेरे लिए स्त्री का वह रूप महत्वपूर्ण है जो कि उसका नागरिक का रूप है। मेरे लिए स्त्री का मातृ रूप महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने जिस दिन स्त्री को मातृत्व के रूप में देखना शुरू किया, मैंने स्त्री को उसके नागरिक अधिकार से, समानता के अधिकार से वंचित कर दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बात को कि मैं जिसको ममतामयी मां के तौर पर देख रहा हूं और प्रचारित कर रहा हूं, मैं शक्तिशाली काली दुर्गा के रूप में प्रचारित कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जिसकी पूजा कर रहा हूं, उसकी नाक के नीचे कैसे स्त्री अधिकारहीन हो सकती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं आज भी सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। सो परिवार के इस चरित्र को जब तक आप खोलेंगे नहीं, और परिवार में जो पितृसत्तात्मक विचारधारा जिस रूप में संगठित की जाती है, संयोजित की जाती है, इसका प्रचार प्रसार और विकास किया जाता है, इसके स्वरूप को जब तक आप खोलेंगे नहीं, तब तक आप पितृसत्ता को चुनौती दे ही नहीं सकते। और जब आप इसके चरित्र को खोलेंगे, तो आपके सामने यह दिक्कत आएगी कि परिवार का चरित्र किससे बनता है। परिवार का चरित्र क्या दो व्यक्तियों के संबंध से बनता है, स्त्री पुरुष के संबंध से परिवार बनता है? तो भारत में स्त्री पुरुष के संबंध से परिवार नहीं बनता, बल्कि परिवार बनता है वंश, जाति और धर्म, इन तीन के रसायन से। और जब वह स्त्री घर में आती है या जो घर में है, तो उसकी हम लोग श्रद्धा के साथ में मां के रूप में, मातृत्व के रूप में, मातृत्व को गरिमा में स्थान देकर हम सबसे ज्यादा सम्मानित करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, और इस महिमा मंडन के जरिए हम उसकी अधिकारहीन स्थिति को छिपाते हैं। तो पूछा जाना चाहिए कि भारतीय परिवार स्त्री के लिए एक सुकून, सम्मान की, समानता की जगह है, या वहां स्त्री के लिए अपार कष्ट भरे हुए हैं? राजनीतिक दलों का परिवार के प्रति क्या नजरिया है? मातृत्व की धारणा के प्रति राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है? हमने कभी मातृत्व को चुनौती नहीं दी, मातृत्व की धारणा को चुनौती नहीं दी, बल्कि मातृत्व को गरिमामय बनाया। और ये पूंजीवादी समाज में भी बनाया, सामंती समाज में भी बनाया गया, ये समाजवादी समाज में भी बनाया गया। जो मां सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती थी, उसे राष्ट्र माता के खिताब से, पदक से नवाजा जाता था सोवियत संघ में, समाजवादी समाज में। जिस मां के जितने ज्यादा बच्चे होते थे, उसको उतना ही बड़ा मेडल मिलता था। सो मातृत्व के गर्भ से कौन सी चीज पैदा होती है? स्त्री की ताकत नहीं, स्त्री की अधिकारहीनता पैदा होती है, और इसको हमने कभी खोलकर देखने की कोशिश नहीं की। हमने ये कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि मातृत्व का संदर्भ बनता ही है पुरुष के संदर्भ से, स्त्री के संदर्भ से नहीं बनता। कहां मिलेगी? फासिज्म की जमीन कहां मिलेगी? अभी परिवार में आ गया है, अंदर तक घुस आया है वो। अब हिंदुस्तान में से शिक्षित परिवारों में से 10 में से 8 औरतें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। आपके लिए होगा कोरोना और आपके लिए होगी विपत्ति, वह अभी भी नरेंद्र मोदी में अपने मन की आशाओं का संचार देखती है। और वर्जीनिया वुल्फ ने इस पहलू की तरफ जो ध्यान खींचा कि ये जो फासिज्म है, ये
एंटर करता है परिवार उसके पैट्रियार्कल ढांचे के जरिए, वहां से वह अपने लिए जमीन तैयार करता है, वहां से उसको उसका सामाजिक आधार तैयार होता है। और हमारे यहां तो पहले से ही परिवार की महिमा अनंत, और परिवार में स्त्री की महिमा उससे भी ज्यादा अनंत, और उसको पुष्ट करने के लिए बाकायदा शक्ति संप्रदाय का दार्शनिक आधार भी अवेलेबल है। मेरे पास में जानते हैं देवी का मंदिर है, मेरे यहां जो देवी के मंदिर पे पूजा करने लोग आते हैं और जो मंदिरों में पूजा करने औरतें जाती हैं, आप कभी चुपचाप बैठ के, मैं मंदिर में बैठता हूं, चुपचाप सुनता हूं, मैं बहुत तकलीफ होती है। हर औरत दुख से भरी होती है, हर औरत। मैंने आज तक अपने 62-63 साल की जीवन में मैंने कभी किसी एक स्त्री को नहीं देखा जो कि दुख से भरी हुई मेरे मंदिर पर ना आई हो। मातृत्व की शक्ति, मातृत्व की पूजा, शक्ति संप्रदाय का दार्शनिक आधार, और इसके ग्राउंड पर जो पैदा हुआ जो पूरा ढांचा है, जिसमें कि हम लोग कहते रहे हैं हमारे यहां ना, मातृवत परदारेशु, पराई स्त्री को भी मां की तरह देखो। बात सुनने बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन खतरनाक क्या है इसमें? ये जो मातृत्व वाला रूप है, मातृत्व का कॉन्सेप्ट है, इस मातृत्व के कॉन्सेप्ट को चुनौती दी जानी चाहिए, लेकिन हम चुनौती नहीं देते, बल्कि हम इसे एप्रिशिएट करते हैं कि देखो क्या कमाल की बात कही है। भारत के लोग कैसे हैं? मातृवत परदारेशु, पराई स्त्री को मां की तरह देखो। भारत के लोग कैसे हैं? वे काली की, दुर्गा की, बाला की, भुवनेश्वरी की, तमाम शक्ति के रूपों की, महात्रिपुर सुंदरी की वो पूजा करते हैं, और वहां स्त्री सबसे ज्यादा अधिकारहीन है। यानी मातृत्व के आवरण में स्त्री सबसे ज्यादा अधिकारहीन होती है, क्योंकि वहां उसकी जो पूरी की पूरी परिकल्पना है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पुरुष संदर्भ से तय होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैंने बहुत पहले ये निबंध पढ़ा था वर्जीनिया वुल्फ का, प्राइज फॉर वुमेन, और ये निबंध 1936 का लिखा हुआ। लेकिन इस निबंध को पढ़ने के बाद में मेरा एकदम दिमाग बदल गया। तो चुनौती कहां है? चुनौती घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं। जिस परिवार में, सोचने की बात यह है कि जिस परिवार में मातृत्व की पूजा होती है, स्त्री की महिमा का बखान किया जाता है, हमें प्रश्न करना चाहिए कि उस परिवार में स्त्री दोयम दर्जे के नागरिक की तरह, अधिकारहीन नागरिक की तरह कैसे रहती है? या जो औरत ट्रेडिशनल फैमिली के कॉन्सेप्ट को मानती है, वो औरत एक पूरक के तौर पर, सप्लीमेंट के तौर पर रहती है। अंग्रेज लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के यहां एक वो औरत खाली पूरक ही नहीं होती थी, बल्कि उसके लिए हाथ खर्च के लिए भी कुछ पैसे दिए जाते थे। रहने खाने का तो प्रावधान था, लेकिन हाथ खर्च का प्रावधान भी उन्होंने दिया था। ये एक नई चीज थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सच सच बताइएगा, और खासतौर पर लड़कियां जो हैं वो तो और भी सच सच बोले। क्या हमारे यहां परिवार में स्त्री को हाथ खर्च दिया जाता है? यानी हमारी मां को हमारे पिता क्या मंथली हाथ खर्च देते हैं या नहीं देते? नहीं देते तो क्यों नहीं देते? क्यों ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मालकिन तो यही है, सब कुछ तो इसके पास होता है, इसे हम क्या दें, सब कुछ तो यही खर्च करती है।
हमारे परिवार में ऐसे कितने परिवार हैं मध्य वर्ग के जहां स्त्री को हाथ खर्च मिलता हो तय करके? मेरे नॉलेज में 3-4 परिवार हैं ऐसे, ज्यादा नहीं। और जो औरत परिवार में है, वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं, इस चीज पर ध्यान दें हम लोग, वो हमारे यहां भी है कि औरत जो परिवार में है, जो परिवार के साथ में जी रही है, उस औरत के ऊपर दबाव क्या है? उसके ऊपर दबाव यह है कि वह किसी भी तरह से परिवार के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को खुश रखे, संतुष्ट रखे। ऐसा ना हो कि लोग नाराज हो जाएं उसके व्यवहार से। और वो कोशिश करे कि पुरुष कैसी स्त्री चाहते हैं, उनके अंदर स्त्री की जो समझ है उसको वो आत्मसात करे। हमारे यहां कैसी स्त्री चाहते हैं लोग? कभी सर्वे किया हमने? कभी जानने की कोशिश की? कभी हमने सोचा कि ये औरत किसके लिए सज रही है? यानी स्त्री जो है वो जब वो सामाजिक आचरण करे तो वह पति के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों और नजरिए का सम्मान करे। अब एक नई चीज है जो कि आजकल खूब डिस्कस हो रही है, ये राष्ट्रवाद आ गया है ना अभी। जब से ये राष्ट्रवाद आया, 2014 से आया है राष्ट्रवाद भारत में, और हर औरत अभी राष्ट्रवादी विषयों पर बात कर रही है और राष्ट्रवाद पर बात कर रही है। वह औरत भी बात कर रही है जिसको राष्ट्रवाद के बारे में कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, लेकिन वह राष्ट्रवादी है, उसे हिंदू राष्ट्रवाद अच्छा लगता है। वह औरत इस बात पर बहुत, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, मैं फिर इसे एक बार शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं मुजफ्फरपुर गया, तो मुजफ्फरपुर जाते समय मैं कलकत्ता से पटना उतरा, तो पटना में मेरे एक दोस्त थे जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वो मुझे लेने आए, अपने घर ले गए। मैं सुबह सुबह ट्रेन से उतरा था, तो उनकी पत्नी चाय लेकर आई, बिस्किट लेके आई सुबह, अराउंड 6-6:30 के करीब का टाइम होगा। तो आते ही बोली वो, भाई साहब आप एक चीज बताइए, कन्हैया कुमार क्या ठीक कर रहा है? अब मेरा उससे परिचय नहीं, तो मैंने कहा कि भाभी जी रहने दीजिए कन्हैया कुमार को, पहले देखिए आपसे तो परिचय पहली बार हो रहा है, तो आपसे थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल बातचीत कर लें, हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है। बोले नहीं भाई साहब, मुझे पहले ये बताइए आप कन्हैया कुमार के लिए आए हैं? मतलब मुश्किल क्या थी कि जो जेएनयू में जो कन्हैया कुमार और दूसरे लोगों को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके समर्थन में एक सभा मुजफ्फरपुर में होने वाली थी जिसमें कि मुझे जाना था। उस महिला की बड़ी आपत्ति थी इस बात पर। उसका ये मानना था कन्हैया कुमार जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, और जेएनयू के जो लड़के कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे हैं। और वह महिला जो पहली बार मुझसे मिली, तो मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा कि भाभी जी, जब ये आपका पति पढ़ता था तो इसकी शादी नहीं हुई थी, अभी इतने दिन हो गए, हम लोग 35 साल बाद मिले हैं, और इस बीच में बच्चे भी हो गए और इतने सब कुछ हो गया, तो मैं कुछ पर्सनल परिवार की बातें कर लें तो ज्यादा अच्छा नहीं है। बोले नहीं, पहले आप ये बताइए कन्हैया कुमार सही कर रहा है या गलत कर रहा है? आप बताइए मैं क्या जवाब दूं? मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि वह महिला कभी अखबार नहीं पढ़ती, उसे कोई पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं है, लेकिन उस महिला के जेहन में नेशनलिज्म भरा हुआ है और जहर भरा हुआ है उसके नाम पर। मैं दिल्ली आया,
दिल्ली आया, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, और वो दोस्त की पत्नी एकदम बिफर गई मेरे ऊपर। बोले ये क्या तमाशा कर रखा है तुमने, तुम फेसबुक पर लगातार मोदी के खिलाफ लिखते रहते हो, और मोदी सबसे अच्छा काम कर रहा है और जेएनयू के लोग सबसे घटिया काम कर रहे हैं। सोचिए, पटना में जो औरत है, जो हाउस वाइफ है, वह भी जेएनयू के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में अपनी एक राय रखती है, और दिल्ली में जो हाउस वाइफ है वह भी अपनी राय रखती है। और ठीक यही चीज मैं मथुरा गया तो यही म्यूजिक मैंने वहां पर भी सुना। जो हाउस वाइफ है वह सबसे जल्दी राष्ट्रवाद से, और खासतौर पर रिएक्शनरी राष्ट्रवाद से सबसे जल्दी प्रभावित होती है। वर्जीनिया वुल्फ ने 1936 में यह बात इंग्लैंड के बारे में लिखी थी, लेकिन जब जेएनयू में और जेएनयू के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, और उसका जो हैवी प्रोपेगेंडा मीडिया में शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है, जिसे कि बाद में उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग में बदल दिया। वर्जीनिया वुल्फ ने यह प्रश्न उठाया है कि हम इस चीज की तहकीकात करें कि ये जो हाउसवाइफ औरतें हैं ये राष्ट्रवाद से कैसे प्रभावित होती हैं। ठीक एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हिटलर की जो महिला संगठन था उससे, और हिटलर का जो नजरिया था उससे इंग्लैंड की औरतें प्रभावित हो रही थी। टिपिकल हाउसवाइफ जिसके पास में कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उसके बाद पास एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, राष्ट्रवादी भक्ति है, और वह आज हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ी हुई सबसे बड़ी ताकतवर सामाजिक शक्ति है, और आप सवाल खड़े नहीं कर सकते उसके सामने। आपने कभी खोलकर देखा ही नहीं कि यह राष्ट्रवाद कैसे आपके घर में घुस गया। आप लगे रहे किसी चीज में, आप फेसबुक पर लगे रहे, आपने फेसबुक पर बहस की, आप टेलीविजन की तमाम किस्म की पॉलिटिकल गॉसिप और डिबेट में लगे रहे, लेकिन आपने खोलकर परिवार, और परिवार में जो पेनिट्रेशन है राष्ट्रवाद का, इसको आपने देखा ही नहीं, जो कि ये बुनियादी राजनीतिक आधार उसने तैयार किया फासिज्म का। वो खाली नेशनलिज्म पैदा नहीं किया उसने सैन्यवाद भी पैदा किया, सैन्य भक्ति भी पैदा की। संयोग की बात है 36 में वर्जीनिया वुल्फ जो अपने निबंधों में लिखती है, वह चीज इंग्लैंड में सच थी, और आज वह चीज हिंदुस्तान में भी सच है। तो हम किस चीज पर बहस नहीं करना चाहते? एक तो परिवार पर बहस नहीं करना चाहते, परिवार में व्याप्त पितृसत्ता पर बहस नहीं करना चाहते, परिवार में व्याप्त मातृत्व के कॉन्सेप्ट पर बहस नहीं करना चाहते, परिवार में जो पेनिट्रेट कर गया नेशनलिज्म है इस पर बहस नहीं करना चाहते, और एक और चीज है जिस पर बहस नहीं करना चाहते, पब्लिक डोमेन में अभी एकदम बहस गायब है, वह है सैन्यवाद। क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए सैन्यवाद बहुत जरूरी है। तो नई चुनौती यह भी है, हमें देखना होगा कि फेमिनिस्ट डेमोक्रेट्स किस तरह से इन चीजों को देखते हैं। अब आप एक चीज सोच के बताइए कि ये जो कोरोना की परिस्थिति में स्त्री जो पिछले 70 साल में थोड़ा बहुत बाहर निकली थी, कुछ नौकरी धंधे लगे, कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ, कुछ डेमोक्रेसी का प्रसार हुआ, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये स्त्री घर के बाहर जो निकली थी, अब ये फिर घर के अंदर चली गई कि नहीं चली गई? पब्लिक स्पेस से स्त्री धीरे धीरे सिकुड़ के फिर घर की चौहद्दी में बंद कर दी गई। अब बहुत मुश्किल होगी, और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी।
स्त्री का प्रवेश, यानी मैंने एक दिन अपने फेसबुक लाइव में बातचीत में मैंने ये बात रखी थी कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई हैं और स्त्रियों को सबसे ज्यादा वायलेंस झेलना पड़ा है। तो जो एक पब्लिक स्पेस स्त्री के लिए तैयार हुआ था, वो पब्लिक स्पेस भी अब उसके हाथ से धीरे धीरे सिकुड़ गया, वो भी निकल गया। एक अन्य चीज, हमारे यहां पब्लिक स्पेस कौन सा था स्त्री का, जो ट्रेडिशनल स्त्री जहां सबसे ज्यादा जा रही थी और आ रही थी? मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं मथुरा में लॉकडाउन में पूरे तकरीबन 55 दिन रहा मैं अंदर। उसके बाद में मैं दिल्ली आया। मैं लॉकडाउन में स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में और ज्यादा खराब हुई है। स्त्रियों के पास में जो पब्लिक स्पेस था, वो कौन सा पब्लिक स्पेस था जिसमें स्त्रियां सबसे ज्यादा जाती थी? दो ही जगह थी जहां थोड़ी सी उसकी आउटिंग होती थी, बाजार था या फिर मंदिर था, और बाजार और मंदिर दोनों बंद हैं। और अगर खुलेंगे भी तो बहुत मुश्किल होगी। तो स्त्री का जो सामाजिक स्पेस है, वो पब्लिक स्पेस है, वो और घटेगा, और ये बड़ी चुनौती है। जिन लड़कियों ने बहुत मेहनत मशक्कत करके छोटी छोटी नौकरियां, 5-5, 7-7, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 हजार रुपए की नौकरियां मॉल में, दुकानों में हासिल की थी, वे सारी नौकरियां एक झटके में चली गई। क्योंकि आत्मनिर्भर औरत बहुत ताकतवर औरत होती है और उसकी बहुत कीमत होती है, और फासिज्म इससे डरता है। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि हमें इस पर ध्यान देना होगा कि ये जो फासिज्म का उभार आता है, फासिज्म का प्रसार होता है, उसमें स्त्रियों की आमदनी घटती है बढ़ती है, उनके रोजगार घटते हैं बढ़ते हैं। भूल जाइए किसान, मजदूर, नौजवान, सब भूल जाइए, लेकिन मॉल तो बंद, मॉल तो अब खुलने नहीं जा रहे, और खुल भी गए तो इतनी आसानी से नॉर्मल सी लौटने वाली नहीं है। बाजार में भी नॉर्मल सी लौटने वाली नहीं है। तो ये जो हजारों औरतें, लड़कियां जिनकी आमदनी छीन ली गई, वे आमदनी खाली नहीं करती थी बल्कि अपने लिए स्वतंत्र स्पेस भी तैयार कर रही थी वे। तो इस पूरे प्रोसेस में उनका वो स्वतंत्र स्पेस भी चला गया, उनकी स्वतंत्रता भी चली गई और उनकी इनकम भी चली गई। क्या लड़कियां जो नौकरियां करती थीं, ये 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए की मॉल से लेकर तमाम दुकानों तक, क्या ये लड़कियां पुनः काम पर लौटेंगी? क्या ये चुनौती नहीं है हमारे लिए? क्या ये हमारे चार्ट ऑफ डिमांड का हिस्सा नहीं बन सकता कि उन लड़कियों को, उन लड़कों को जो काम करते थे उनको तनख्वाहें दी जाएं? आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हाथ झाड़ के अपने अलग कर लिए, कहा कि ये जो मालिक और नौकर के बीच का जो बेच का डिस्प्यूट है कि ये कोरोना के पीरियड में, बंद पीरियड में तनख्वाह दी जाए कि न दी जाए, ये राज्य सरकार समाधान क्या करेंगी? कानून का अपना विवेक क्या कहता है? प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी, जिस घोषणा को बाद में विड्रॉ कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी
कि इस कोरोना के पीरियड में लोगों की तनख्वाहें नहीं काटी जाएं। प्रधानमंत्री ने क्यों अपनी घोषणा वापस ले ली? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जो लड़के लड़कियां दुकान पर काम करते थे, डेली वेज वर्कर की तरह काम करते थे, उनको बाकायदा उनका वेज दिलवाया जाए। और ये सरकार अपने खजाने से दे। अब जब इन लड़कियों की इनकम चली गई तो इनकी तो आजादी भी चली गई, इनकी स्वतंत्र राय भी चली गई। जो लड़की कमाती नहीं है वो लड़की दिमाग से स्वतंत्र ढंग से सोचने में भी असमर्थ होती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कोरोना के पीरियड में ये जो पूरा का पूरा रंधा चला है, इसमें औरतें सबसे ज्यादा पामाल हुई हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा के स्तर पर, उत्पीड़न के लिहाज से सबसे ज्यादा ट्रेजिक घटनाएं उनके साथ घटी हैं। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि औरत के साथ जो कुछ घटता है उसे रिकॉर्ड में रखना हमारी आदत का हिस्सा नहीं है। और एक और चीज है, एक शब्द बहुत चल रहा है ना अभी कोरोना पीरियड में, एकदम ऑब्सेशन की तरह चल रहा है वो, कोरोना में संभावनाओं की तलाश की जा रही है। तो सवाल यह है कि स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष संबंधों के लिए नई सेंसिबल संभावनाएं क्या हो सकती हैं? कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी रोशनी डालें। क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ ने इस पर रोशनी डाली है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस पर लिखा है कि इस पूरे क्राइसिस में, इस पूरे दौर में जिसमें कि लोग हिटलर की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उस पर मुग्ध हैं, वहां किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, किस तरह की औरत बन सकती है और किस तरह की नई संवेदनशील औरत बन सकती है। क्या किया जाएगा? एक काम किया जाएगा, हमारे आपके सबके बीच में आने वाला है वो, जिसे हम लोग कहते हैं परसुएशन, बहलाने फुसलाने की कला, परसुएशन की कला। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा और इस कला को करते समय किन्हें बहलाया फुसलाया जाएगा? हवाई जहाज से ले जाएंगे। अब तक डेली मजदूरी 500 देते थे, अब 800 रुपए देंगे। चल लौट के हैदराबाद, चल लौट के चेन्नई, चल लौट के लुधियाना, चल लौट के गाजियाबाद। दलाल और उनका नेटवर्क फिर एक्टिव होगा और वो परसुएशन की कला के जरिए एक्टिव होगा। और ये जो परसुएशन है, अब आप बताइए मुझे, इस पर आपको गुस्सा आना चाहिए या प्यार आना चाहिए? मजदूरों को, उन औरतों को जो एकदम वह लड़की, वो ज्योति लड़की जो 1200 किलोमीटर चला के अपने पिता को साइकिल पर बिठा के ले गई, उसे परसुएट किया जा रहा है कि वो अब एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बन सकती है।
उसके सामने अस्तित्व का प्रश्न है, जीवन मरण का प्रश्न है कि वह लड़की जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन उससे कहा जा रहा है तू अब एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। यानी अब हमारे सामने परसुएशन की कला के नए नए रूप प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत सरकार के मंत्री डोनाल्ड ट्रंप की बेटी तक उसको प्रशंसा की नजरों से देख रही है। जिस डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने कभी किसी भी झोपड़पट्टी में रहने वाली को कभी 10 रुपया चंदा नहीं दिया। ये परसुएशन की कला पर आपको गुस्सा आना चाहिए, नफरत होनी चाहिए, लेकिन आप गौरव से फूले नहीं समा रहे। तो किस चीज की संभावना है? वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं एक चीज की संभावनाएं, परसुएशन की कला की संभावनाएं अब खुल के खेलेंगी। मजदूरों को फुसलाया जाएगा, उनको उपहार दिए जाएंगे, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे, उनको तमाम किस्म की सुविधाओं के लालच दिए जाएंगे, और इसके जरिए हम कैसा समाज बनाएंगे, किसका विस्तार करेंगे? पहले से जिस नरक में थे उस नरक से और नीचे जाएंगे या निकलेंगे बाहर? कायदे से परसुएशन के जितने भी रूप सरकार और उसका तंत्र इस्तेमाल कर रहा है, उन परसुएशन के रूपों के खिलाफ में हमारे अंदर गुस्सा होना चाहिए, आलोचनात्मक विवेक होना चाहिए। लेकिन हम खुश हैं, हम खुश हैं कि आज एक साइकिल की कंपनी उस ज्योति लड़की को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार है। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि नई चुनौतियां बहुत ज्यादा गहरी हैं, वो भी खुलनी है। ये लॉकडाउन से जो ही ये नॉर्मलसी की तरफ लौटेंगे हम, तब अर्थव्यवस्था और उसके संकट और उस संकट में फंसी हुई औरत बहुत ही दयनीय और बहुत ही वंचित, ऐसे वंचित भाव में और ऐसे वंचित रूप में दिखाई देगी जो आपने कभी नहीं देखी। मसलन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, सोचिएगा आप, लॉकडाउन के बाद देश में वेश्यावृत्ति बढ़ेगी या घटेगी? भारत विभाजन के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और हजारों औरतें विधवा बना दी गईं, तो वे औरतें बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दी गईं। वो मजबूर थीं। और इस लॉकडाउन में जिसमें कि करोड़ों लोगों की संपत्ति चली गई, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, यहां तक कि वैश्याओं का भी धंधा चौपट हो गया। लेकिन ये जो जमीन तैयार हुई है, इस जमीन में सबसे ज्यादा स्त्री का जो क्षेत्र, स्त्री के शोषण का क्षेत्र, वह और ज्यादा फलेगा और फूलेगा। तो स्त्री की दो ही जगह छोड़ी है फासिज्म में, या तो वेश्यावृत्ति या हाउसवाइफ, तीसरी जगह नहीं है। हिटलर के जमाने में भी यही दो ही जगह थी, और दोनों जगह स्त्री का एक ही काम है, दिल बहलाना। इन चीजों पर हमारे अंदर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा नहीं आता। हमारे आलोचना पैदा होनी चाहिए, लेकिन हम आलोचना नहीं करते। मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि देश इतनी भयानक विपत्ति में है, आपका परिवार का संकट इतनी भयानक विपत्ति में है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा क्यों नहीं है?
एक ही चीज कही जा रही है जिसे हम लोग कहते हैं मर्दवादी संतोष। क्या कहा जा रहा है? अरे खुदा का शुक्र करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि नरेंद्र मोदी ने 4 लॉकडाउन करके करोड़ों लोगों को मरने से बचा लिया, नहीं तो करोड़ों लोग मर जाते। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हम मरने से बच गए। यह है मर्दवादी संतोष। आपके पास में सिर्फ एक डोज, अफीम की डोज, कि कम से कम लॉकडाउन से इतना तो लाभ हुआ कि हम मरने से बच गए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा देश कितना शानदार है, कितना शानदार है, और कितने शानदार है हमारे देश के लोग और शासक। वो कितनी जनता की चिंता करते हैं और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम सब बच गए। यह बात दीगर है कि हमारे देश कोरोना के संकट में, कोरोना से प्रभावित लोगों की श्रेणी में लगातार ऊपर जा रहा है। 3 लाख बस पहुंचने वाले हैं, 4था स्थान अर्जित कर लिया है हमने, 3 बाकी हैं खाली, जल्दी हो जाएंगे वो। लेकिन फिर भी हम खुश हैं, हम खुश हैं कि हमारे देश में लाखों लोग नहीं मरे। हम दुखी नहीं है कि हमारे यहां 10,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। हमारे अंदर गुस्सा नहीं है कि हमारे यहां 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हो गए हैं। हमारे अंदर गुस्सा नहीं है। हमारे अंदर गुस्सा नहीं है इस बात को लेकर कि 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, लाखों उद्योग धंधे नष्ट हो गए। हमारे अंदर गुस्सा नहीं है। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारी जान बच गई। इसे कहते हैं मर्दवादी संतोष। जो फेमिनिज्म की सबसे बड़ी तात्कालिक चुनौती यह है कि वो मर्दवादी संतोष को कैसे क्वेश्चन करती है। फेमिनिज्म की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह फैमिली के ढांचे को, फैमिली के पुंसात्मक ढांचे को, पुंसवादी ढांचे को, पितृसत्तात्मक ढांचे को वह एक राजनीतिक सब्जेक्ट के तौर पर कैसे खोलती है। फेमिनिज्म की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह स्त्री पुरुष संबंधों के साथ में ये जो वंश, ये जो जाति, ये जो धर्म, ये जो सीमेंटेड करने के लिए लगे हुए हैं, इनको कैसे खोलती है। फेमिनिज्म की चुनौती है कि वे जो औरतें जो अभी कोरोना के पहले तक काम करती थीं, वे काम पर कैसे लौटती हैं और उनकी पगार उनको कैसे वापस मिलती है। ये फेमिनिज्म की चुनौती है। मेरी नजर से कोई भी, किसी भी महिला संगठन का अभी मांग पत्र या कोई भी स्टेटमेंट नहीं गुजरा कि वे जो लड़कियां मॉल में काम करती हैं, वे जो लड़कियां दुकानों पर काम करती हैं, उनको उनकी इस बीच की पगार दी जाए। अरे कम से कम एक पहलू तो था कि कम से कम लाखों लड़कियां काम कर रही थी मॉल में और दुकानों पर, और यह आत्मनिर्भरता का पहलू वह बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि ताकतवर और आत्मनिर्भर, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर लड़की वो हिंदुस्तान के आधुनिक समाज की जान है। और अंत में मातृत्व की धारणा को हमारा फेमिनिज्म कब चुनौती देता है? आप मातृत्व की धारणा को चुनौती नहीं देंगे, मातृत्व के महिमा मंडन और गर्वा मंडन को चुनौती नहीं देंगे। आप तय मानिए, आप बार बार नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की शरण में लौटेंगे और उनकी आर्मी बनेंगे। भारत में फासिज्म न लौटे, अधिनायकवादी राजनीति न लौटे, इसके लिए जरूरी है कि परिवार के ढांचे के, परिवार के चरित्र के बारे में खुलकर बहस की जाए। इसके लिए जरूरी है कि परिवार को लोकतांत्रिक बनाया जाए।
इसके लिए जरूरी है कि स्त्री को स्त्री के संदर्भ से देखा जाए, पुरुष के संदर्भ से नहीं। स्त्री को नागरिक की तरह देखा जाए, मां की तरह नहीं। मां कह के आपने बहुत शोषण किया है स्त्री का। स्त्री को मां नहीं, नागरिक कहना सीखें हम, और नागरिक की तरह देखना सीखें हम। तब हम स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, और तभी हम देश में लोकतंत्र को मजबूत भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।